बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो जजमेंट लेटर था उसकी रेस्ट और रिलीज़ के मतलब जो है वो तफसीलन बयान किया था, जिसमें मोटा मोटा ये था कि उसको 1 साल के लिए गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर उसके बाद तो उसकी रिलीज़ जो है वो सेक्शन 58 के अंदर जो है बताई गई हैं 3 तरीके, और जो था जो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है। और फिर उसके बाद ये एक मोटी बात थी कि उसको दोबारा री अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो अटैचमेंट से रिलेटेड है कि अगर किसी बंदे की खिलाफ जो डिग्री है वो उसके रेस्ट होने पर एग्जीक्यूट ना हो, तो फिर उसके बाद कोर्ट के पास क्या ऑप्शन मौजूद है? तो कोर्ट के पास दूसरी ऑप्शन मौजूद है कि कोर्ट उस बंदे की प्रॉपर्टी को अटैच कर सकती है। अब सेक्शन 60 से लेके ऑनवर्ड 74 तक जो है वो अटैचमेंट और सेल का जो है वो मरला चलता है कि एग्जीक्यूशन में किस तरह अटैचमेंट होगी और फिर किस तरह उसकी जो सेल होगी। अब सेक्शन 60 कहता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो जजमेंट लेटर की अटैच कर सकती है। अब अटैचमेंट जो है लफ्ज़ एक आम बोलने वाला लफ्ज़ है। मैं इसकी वजाहत करता जाऊँ कि प्रॉपर्टी जिस चीज़ कोर्ट जो है वो जिस चीज़ को अटैच करती है वो फ्रीज हो जाती है, यानी कि वो आगे ना बिक सकती है ना उसको किसी तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है कोर्ट की मर्जी के बगैर। अब वो कौन सी चीज़ें हैं जो अटैच हो सकती हैं? सेक्शन 60 कहता है कि वो लैंड्स जो हैं वो अटैच हो सकती हैं, हाउस अटैच हो सकते हैं, बिल्डिंग्स अटैच हो सकती हैं, मनी अटैच हो सकती है, गुड्स अटैच हो सकती हैं, बैंक नोट्स अटैच हो सकते हैं, चेक्स अटैच हो सकते हैं, बिल्स ऑफ सेल अटैच हो सकते हैं, हुंडीज अटैच हो सकती हैं, प्रोमिसरी नोट्स अटैच हो सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अटैच हो सकती हैं, बॉन्ड्स अटैच हो सकते हैं, या कोई भी सेलेबल थिंग जो है जिसको फरोख्त किया जा सकता है वो जजमेंट लेटर के कब्जे में है, तो कोर्ट जो है डिग्री की एग्जीक्यूशन के लिए उन चीज़ों को अटैच कर सकती है। जब वो अटैच हो जाएगी तो फिर उसके बाद ये कोर्ट की स्वाबदीद है। कोर्ट की परमिशन के बगैर वो प्रॉपर्टी अब बिक नहीं सकती। अगर बिकेगी फर्दर उसको कोई इस्तेमाल करेगा या उससे कोई बेनिफिट लेगा तो वो कोर्ट कानून की नज़र में वाइड होगा, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी, वो लेने वाला पूरा जो है वो खतरे में रहेगा। अब आगे जाके इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि वो कौन सी प्रॉपर्टी जो हैं वो अटैच नहीं हो सकती। उसमें एक तो मोटी मोटी मैं आपके सामने रखता जाऊं कि जो पहनने वाली चीज़ें होंगी, जो खाने वाली चीज़ें होंगी, जो पीने वाली चीज़ें होंगी, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जिनसे एग्रीकल्चर को जो है वो आगे फर्दर जो है वो अमल में लाया जा सकता है, जैसे ट्रैक्टर है, ट्राली है वगैरह वगैरह, वो चीज़ें सारी जो हैं वो अटैच नहीं हो सकती। इसके अलावा कोर्ट जो है वो हर चीज़ अटैच, या फसल अटैच नहीं हो सकती, इसके अलावा कोर्ट जो है वो हर चीज़ को अटैच कर सकती है। इसमें आगे जाके जो है वो सेक्शन 63 बड़ा अहम है। सेक्शन 63 कहता है कि प्रॉपर्टी अटैच इन एग्जीक्यूशन ऑफ सेवरल डिग्रीज ऑफ सेवरल कोर्ट्स, कि अगर एक बंदे की प्रॉपर्टी जो है वो कई कोर्ट्स ने अटैच की हैं तो फिर वो कैसे जो है उनका मरला जो है वो आगे उनका तरीक़ेकार बढ़ेगा। उसमें कानून ये कहता है कि अगर एक प्रॉपर्टी अटैच हो गई है तो सबसे पहले जो बड़ी कोर्ट है, अगर कोई उसके खिलाफ ऑब्जेक्शन आता है तो वो कोर्ट सुनेगी जो सबसे बड़ी कोर्ट है। और फिर उसके बाद अगला मरला आता है कि अगर कोई बड़ी कोर्ट नहीं तो वो कोर्ट है जिसने सबसे पहले जो है उस प्रॉपर्टी को अटैच किया है, वो उससे रिलेटेड जो है वो ऑब्जेक्शन को सुनेंगी। अब सेक्शन 64 ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है और आपने दौरान अटैचमेंट वो प्रॉपर्टी आगे फर्दर फरोख्त कर दी है तो वो जो सेल है वो वाइड है, उसकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है, वो ऐसे है जैसे वो हुई नहीं है। अब उसके बाद सेल का चैप्टर जो है वो शुरू होता है कि सेक्शन 65 ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी अटैच होगी अगर फिर भी जो है वो जजमेंट लेटर उसकी डिग्री की एग्जीक्यूशन नहीं करेगा तो फिर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दी जाएगा। अब सेक्शन 65 ये कहता है उसकी सेल उस वक्त शुरू होगी जब सेल का मरहला मुकम्मल हो जाएगा, ना कि जब उसकी सेल जो है वो उसको एब्सोल्यूट किया जाएगा, यानी कि उसको मुकम्मल किया जाएगा। यानी कि सेल उस वक्त मुकम्मल हो गई जब उसका इब्तदाई मरहला जो है वो मुकम्मल हो गया, यानी कि जो जितनी प्रॉपर्टी थी उसकी रकम जो है जो परचेजर है उसने कोर्ट में जमा करवा दी, तो सेल का मरहला जो है मुकम्मल हो गया। अब सेक्शन 66 ये कहता है कि जो दावा होगा उस सेल के खिलाफ वो मेंटेनेबल नहीं होगा, उसको वो तमाम हकूक हासिल हो जाएंगे जो कि एक जेन्युइन ओनर को होते हैं।
تو پھر اس کے بعد اگر ٹائٹل سے متعلق کوئی ڈسپیوٹ ہوگا تو پھر آپ ایگزیکیوٹنگ کورٹ میں جائیں گے اور اسی کورٹ کو جا کے بتائیں گے کہ لہٰذا سے اس ٹائٹل کے خلاف جو ہے وہ کوئی نیا دعویٰ دائر نہیں ہو سکتا، نہ ہی چل سکتا۔ اب اس میں آگے جا کے جو سیکشنز ہیں سارے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو کلیکٹر ہوگا نا، اس کے پاس یہ سارے اختیارات، اگر پروونشل گورنمنٹ چاہے تو اس کو یہ اختیار دے سکتی ہے کہ وہ ایگزیکیوشن کا مرحلہ مکمل کرے، لیکن چونکہ یہاں پہ ایسا ابھی تک رواج نہیں ہے، ہم ان سارے سیکشن کو بائی پاس کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ آگے جا کے آتا ہے سیکشن 74، یہ ایک نہایت اہم سیکشن ہے۔ یہ سیکشن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی ڈگری کی ایگزیکیوشن میں کوئی بندہ مداخلت کرتا ہے تو ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس وقت فوراً اسی وقت اس بندے کو 30 ڈیز کے لیے جیل میں بھیج دے، اور پھر اس کو جیل میں بھیجنے کے بعد اس ڈگری کی ایگزیکیوشن کرائے۔ اب اس کا پارٹ 2 یہ کہتا ہے کہ جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے، جو کنسرنڈ ایس ایچ او ہے، وہ اس کو حکم دے سکتی ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن میں آپ جو ہے وہ جو ایگزیکیوٹنٹ ہے، جس نے کورٹ کی ڈگری کو ایگزیکیوٹ کرنا ہے، اس کی مدد کریں۔ اس کو اگر پولیس ایڈ درکار ہے تو اس کو پولیس ایڈ پرووائڈ کریں، یا اگر کوئی بندہ جو ہے دوران ایگزیکیوشن کسی قسم کی مداخلت کرتا ہے، اس بندے کو گرفتار کر کے کورٹ کے روبرو پیش کیا جائے، پھر کورٹ جو کی صوابدید ہے اس کو 30 ڈیز کے لیے جیل میں بھیج دے، یا اس کو جو ہے وہ فردر آگے جس طرح کورٹ کی مرضی ہو اس کو پروسیڈ کرے۔ یہ تھا سارا جو ایگزیکیوشن سے ریلیٹڈ ہے۔ اب اگلا ہمارا جو چیپٹر ہوگا وہ کمیشن سے متعلق ہوگا، جو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے سیشن میں جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ہم ناصر ہو۔ خدا حافظ۔